नमस्कार। आज तारीख है 12 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। हाँ। आज हम कुछ बड़े और दिलचस्प सवालों पर गहराई से बात करेंगे। तेलंगाना में एक नई बहस छिड़ी है कि राज्य का जाति पिता कौन है। ये सिर्फ एक उपाधि है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है। हाँ। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब धर्म और संविधान मतलब आमने सामने हो तो अदालतों को कहाँ तक दखल देना चाहिए। हाँ। फिर हम 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी खंगालेंगे कि आखिर केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा होता कैसे है और इस बार क्या बदला है। हाँ। और साथ ही हम अर्थव्यवस्था के दो अहम पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। एक तरफ भारत में टैक्स देने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार महंगाई मापने का तरीका क्यों बदल रही है। हाँ। और अंत में हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश चलेंगे, जहां एक ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है जो पूरे क्षेत्र के भविष्य पर असर डाल सकता है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं तेलंगाना की राजनीति से। वहां एक सवाल को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। राज्य का जाति पिता कौन है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को ये उपाधि दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मांग तब और तेज हो गई जब केसीआर को एक फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। बीआरएस केसीआर को एक पीड़ित के तौर पर पेश करना चाहती है। अच्छा। जी, और साथ ही तेलंगाना आंदोलन की जो विरासत है उस पर अपना एकमात्र हक जताना चाहती है। वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि देखिए, जिसने राज्य बनाया उसी को आज परेशान किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि केसीआर इस उपाधि के लायक नहीं है, बल्कि प्रोफेसर के जयशंकर जैसे लोग इसके असली हकदार हैं। प्रोफेसर जयशंकर कौन थे और उनका क्या योगदान था? देखिए, प्रोफेसर के जयशंकर को तेलंगाना आंदोलन का वैचारिक पिता या कहिए कि मुख्य विचारक माना जाता है। वो सिर्फ एक अकादमिक नहीं थे। उन्होंने 1952 के गैर मुल्की आंदोलन से लेकर 1969 के हिंसक आंदोलन और फिर 2000 के दशक के अंतिम चरण तक हर दौर में एक बौद्धिक नेतृत्व दिया। हाँ, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को तर्कों और आंकड़ों के साथ पेश किया, जिससे आंदोलन को एक मजबूत बौद्धिक आधार मिला। बिल्कुल। मतलब उन्होंने इमोशंस के साथ साथ फैक्ट्स भी जोड़े। बिल्कुल। उनका मानना था कि तेलंगाना के साथ पानी, फंड्स और नौकरियों, इन तीनों मामलों में अन्याय हो रहा है और उन्होंने ये साबित किया। तो एक तरफ प्रोफेसर जयशंकर हैं, जिनका इतना बड़ा वैचारिक योगदान है, और दूसरी तरफ केसीआर, जिनके नेतृत्व में आखिर में राज्य बना। तो बीआरएस भी तो अपने तर्क दे रही होगी। हाँ, बीआरएस का तर्क भी दिलचस्प है। वो झारखंड का उदाहरण देते हैं, जहां शिबू सोरेन को दिशोन गुरु और राज्य का जाति पिता माना जाता है। अच्छा, वो ये तर्क दे रहे हैं। जी। तो बताएं। उनका कहना है कि अगर झारखंड में ऐसा हो सकता है तो तेलंगाना में क्यों नहीं। वो ये भी कहते हैं कि केसीआर के नेतृत्व में आंदोलन का जो अंतिम चरण था वो काफी हद तक गांधीवादी और अहिंसक रहा, जबकि 1969 के आंदोलन में 360 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो वो केसीआर को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जिसने बिना खून खराबे के लक्ष्य हासिल किया। तो मतलब ये सिर्फ एक उपाधि की लड़ाई नहीं है, ये तेलंगाना आंदोलन की पूरी विरासत पर कब्जे की लड़ाई है। बिल्कुल सही। ये विवाद इतिहास से ज्यादा आज की राजनीति के बारे में है, खासकर जब नगर पालिका चुनाव नजदीक हैं। असल में देखिए, जाति पिता जैसी उपाधियां किसी पार्टी के प्रस्ताव पास करने या राजनीतिक अभियानों से नहीं बनती। ये समय के साथ समाज में एक व्यापक सहमति से स्थापित होती हैं। सही बात है। तो ये तो हुई राजनीति की बात, जहां प्रतीकों से सच्चाई गढ़ने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रणाली की जिसका काम ही सच्चाई और न्याय के बीच संतुलन बनाना है। हमारी न्यायपालिका। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के 2 फैसलों ने एक पुराना सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। क्या अदालतों को धार्मिक मामलों में दखल देना चाहिए? ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, संविधान लागू होने से पहले मंदिर में प्रवेश या पूजा पाठ से जुड़े जो विवाद थे, उन्हें नागरिक अधिकारों का मामला माना जाता था। सिविल राइट्स का। जी। 100 साल पहले तो एक मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक गया था, लेकिन 1950 में जब संविधान आया तो ये पूरा नजरिया ही बदल गया। कैसे बदल गया? संविधान ने इसमें ऐसा क्या नया जोड़ दिया? संविधान ने अनुच्छेद 25 और 26 के तहत सभी को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार दिया। लेकिन
इन अधिकारों को असीमित नहीं रखा गया। उन पे कुछ सीमाएं भी लगाई गईं। बिल्कुल, इन पर सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की सीमाएं लगाई गईं। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी धार्मिक प्रथा अगर इन 3 कसौटियों पर खरी नहीं उतरती तो राज्य या अदालतें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अच्छा, और यहीं से वो आवश्यक धार्मिक प्रथा वाली बात आती है। हाँ, यहीं से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का सिद्धांत विकसित हुआ। ये आवश्यक धार्मिक प्रथा टेस्ट है क्या, और अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि कौन सी प्रथा आवश्यक है और कौन सी नहीं? ये एक, आप कह सकते हैं, न्यायिक उपकरण है। इसके जरिए अदालतें ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि कोई प्रथा किसी धर्म का इतना अभिन्न अंग है कि उसके बिना उस धर्म का स्वरूप ही बदल जाएगा। ओके। अगर कोई प्रथा आवश्यक नहीं है तो उसे धर्मनिरपेक्ष गतिविधि मानकर रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। ये आवश्यक क्या है, ये तय कौन करेगा? क्या इसमें जजों की अपनी निजी मान्यताओं या उनकी व्याख्या का असर पड़ने का खतरा नहीं है? मतलब क्या अदालतें एक तरह से धर्मशास्त्रियों की भूमिका निभा रही हैं? ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है और एक बहुत ही जायज सवाल है। आलोचक कहते हैं कि जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं होते और उनका ये तय करना कि धर्म के लिए क्या जरूरी है, ये एक तरह से धर्म के अंदरूनी मामलों में दखल देना है। सही बात है। लेकिन अदालतों का पक्ष ये है कि वे मनमाने ढंग से ये तय नहीं करती। वो उस धर्म के ग्रंथों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं का अध्ययन करती हैं। तो क्या सबरीमाला मामले ने इस बहस को और आगे बढ़ाया? हाँ, 2018 के सबरीमाला फैसले ने इसमें एक और परत जोड़ी, संवैधानिक नैतिकता की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रथा आवश्यक हो भी, लेकिन वो संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के खिलाफ जाती है तो उसे भी न्यायिक जांच से छूट नहीं मिल सकती। मतलब कोई भी धार्मिक प्रथा संवैधानिक नैतिकता से ऊपर नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसलिए अदालतों का हस्तक्षेप धर्म पर अतिक्रमण नहीं है, बल्कि ये धर्म के मौलिक अधिकारों और संविधान के दूसरे मौलिक अधिकारों के बीच एक सामंजस्य बिठाने का एक निरंतर प्रयास है। तो जहां अदालतें धर्म और संविधान के बीच संतुलन बना रही हैं, वहीं एक और संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है, वित्तीय संतुलन। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बड़ा सवाल यही है कि राज्यों के हाथ क्या लगा। इससे समझने के लिए हमें बंटवारे के 2 स्तरों को देखना होगा। पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, यानी केंद्र अपने टैक्स के पूल से राज्यों को कुल कितना हिस्सा देगा। इस बार 18 राज्यों ने मिलकर मांग की थी कि ये हिस्सा 41% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। और उनकी एक और बड़ी मांग थी सेस और सरचार्ज को लेकर। जी, कि केंद्र जो सेस और सरचार्ज लगाता है उसे भी इस बंटवारे वाले पूल में शामिल किया जाए। ये सेस और सरचार्ज वाला मुद्दा इतना अहम क्यों है? क्योंकि देखिए, केंद्र जो भी सेस और सरचार्ज इकट्ठा करता है उसे राज्यों के साथ बांटने की उसकी कोई बाध्यता नहीं है, और पिछले कुछ सालों में केंद्र ने इसके जरिए अपनी कमाई बहुत बढ़ाई है, लेकिन उसका फायदा राज्यों को नहीं मिला। तो राज्य इसे अपने हिस्से पर एक तरह का डाका समझते हैं। तो आयोग ने मांगों पर क्या कहा? क्या उन्होंने हिस्सा बढ़ाया? नहीं, आयोग ने वर्टिकल हिस्सा 41% पर ही बनाए रखा और सेस सरचार्ज को भी पूल में शामिल करने से इनकार कर दिया। और तर्क क्या दिया? ठीक है, आयोग का तर्क ये था कि भाई केंद्र के पास भी रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरी आकस्मिक ज़रूरतें जैसे बड़े खर्चे हैं, उनके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में आप कह सकते हैं राज्यों को निराशा हाथ लगी। ठीक है, ये तो हुई केंद्र और राज्यों के बीच की बात। अब जो 41% पैसा राज्यों को मिलेगा, वो अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बंटेगा? यहाँ भी तो काफी खींचतान रहती होगी। बिल्कुल, इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं और असली लड़ाई यहीं होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे औद्योगिक राज्य कहते हैं कि हम देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, तो हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कहते हैं कि हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, तो हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हाँ, ये एक क्लासिक योगदान बनाम जरूरत की बहस है। तो आयोग ने संतुलन को कैसे साधा? यहाँ आयोग ने एक बहुत ही आप कह सकते हैं चतुर रास्ता निकाला है। उन्होंने अमीर राज्यों की मांग को मानते हुए राज्य की जीडीपी में योगदान को एक नए मानदंड के रूप में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसका वजन यानी वेटेज इतना कम रखा है कि राज्यों के हिस्से में कोई बड़ा फेरबदल ना हो। इसे ही एक सूत्र में कहा गया है, एक दिशात्मक बदलाव के साथ यथास्थिति।
स्टेटस को विद अ डायरेक्शनल चेंज। जी, यानी हमने आपकी बात सुन ली है, एक नया मानदंड जोड़ दिया है, पर नतीजा लगभग वही रहेगा जो पहले था। ये एक तरह से अमीर राज्यों को शांत करने की कोशिश है, बिना गरीब राज्यों को नाराज किए। वाह, एक राजनीतिक समाधान। चलिए अब राज्यों के खजाने से हटकर आम आदमी के घर के हिसाब किताब पर आते हैं। एक तरफ एक हैरान करने वाला आंकड़ा है कि पिछले एक दशक में भारत में टैक्स देने वालों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है, 5.26 करोड़ से 12.13 करोड़। इसके क्या मायने हैं? इसके दो बड़े और सकारात्मक मायने हैं। पहला, ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन, मतलब औपचारिकता का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग और व्यवसाय अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। दूसरा, ये सरकार की टैक्स कलेक्शन की क्षमता में सुधार को दिखाता है। टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। डिजिटल फाइलिंग और फेसलेस असेसमेंट जैसी चीजें। बिल्कुल, इन चीजों ने टैक्स देना और इकट्ठा करना दोनों को आसान बना दिया है। और इसका एक और दिलचस्प पहलू है टैक्स इकट्ठा करने की लागत। हाँ, ये कमाल का आंकड़ा है। साल 2001-2 में सरकार को हर 100 रुपए का टैक्स इकट्ठा करने पर 1.36 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज ये लागत घटकर सिर्फ 41 पैसे रह गई है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना एफिशिएंट हो गया है। बहुत ज्यादा। एक तरफ तो सरकार की कमाई का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कमाई की असली कीमत यानी महंगाई को कैसे मापा जा रहा है। अब खबर है कि सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को अपडेट कर रही है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, CPI को रोजमर्रा की जिंदगी का आईना कहा जा सकता है। ये उन चीजों और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों को ट्रैक करता है जिन पर एक औसत परिवार खर्च करता है। ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मौजूदा CPI 2012 के खर्च पैटर्न पर आधारित है। और आप खुद सोचिए, 2012 से अब तक हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। सही बात है। ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, कैब सर्विस, ये सब तो बहुत आम हो गया है। 2012 में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल, शहरीकरण बढ़ा है, लोगों की खान-पान की आदतें बदली हैं, हम सेवाओं पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो वो जो पुराना आईना था, वो अब हमारी आज की तस्वीर धुंधली दिखा रहा था। इसलिए इस आईने को साफ करना या कहिए कि बदलना जरूरी था। तो अब इस नए आईने में क्या नया दिखेगा? क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? अब खपत की जो टोकरी है, उसे अपडेट किया जाएगा। जिन चीज़ों पर हम अब ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे डेटा, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा बदलाव डेटा इकट्ठा करने के तरीके में होगा। अब हवाई किराए जैसी चीजों की कीमतें सीधे ऑनलाइन पोर्टलों से ली जाएंगी। रेल किराए के लिए सीधे मंत्रालयों के डेटा का इस्तेमाल होगा। इससे आंकड़े ज्यादा सटीक और रियल टाइम होंगे। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हो सकता है कि सरकार कागजों पर महंगाई को कम दिखाने में कामयाब हो जाए, जबकि लोगों की जेब पर बोझ उतना ही रहे? अक्सर ये आलोचना होती है कि सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। ये एक जायज चिंता है और सरकार को इस मामले में पारदर्शी रहना होगा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण को बेहतर बनाना है। एक सटीक CPI का मतलब है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर बेहतर फैसले ले सकता है, जिसका सीधा असर हमारे लोन की EMI और बचत पर पड़ता है। सरकार अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से टारगेट कर सकती है। लक्ष्य यही है कि आंकड़े लोगों के वास्तविक जीवन के अनुभव को दर्शाएं, ना कि सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएं। अब भारत की आर्थिक हकीकत से निकलकर अपने पड़ोस की राजनीतिक हकीकत पर नजर डालते हैं। आज बांग्लादेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये चुनाव शेख हसीना के सत्ता से हटने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद हो रहा है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये बांग्लादेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक जनमत संग्रह भी है। एक तरफ तो चुनाव हो रहे हैं जिसमें मुख्य मुकाबला खालिदा जिया की BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन और अन्य पार्टियों के बीच है, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग तो इसका बहिष्कार कर रही है। जी, लेकिन चुनाव के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज हो रही है, जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह। ये जुलाई चार्टर क्या है? इसमें ऐसा क्या खास है? जुलाई चार्टर दरअसल सुधारों का एक पैकेज है। इसमें संवैधानिक निकायों जैसे चुनाव आयोग और न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाने, अच्छा, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने,
एक द्विसदनीय विधायिका बनाने और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाने जैसे बड़े प्रस्ताव हैं। मतलब ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। बिल्कुल। अगर जनमत संग्रह में हाँ को ज्यादा वोट मिलते हैं तो जो भी नई संसद चुनी जाएगी उसके लिए 180 दिनों के भीतर इन सुधारों को कानून बनाना अनिवार्य होगा। ये बांग्लादेश के पूरे राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। और भारत की इसमें क्या भूमिका है? सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार और पर्यवेक्षक से ज्यादा भारत के लिए यहाँ दांव पर क्या लगा है? भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया है। व्यापारिक रूप से बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, लेकिन भारत के लिए ये मामला सिर्फ व्यापार से कहीं बढ़कर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने से जुड़ा है। शेख हसीना की सरकार के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत थे, खासकर आतंकवाद से निपटने के मामले में। 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से रिश्तों में एक अस्पष्टता रही है। तो भारत चाहेगा कि वहाँ एक स्थिर और भारत मित्र सरकार बने? निश्चित रूप से। इसलिए नई सरकार के साथ संबंध स्थापित करना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती और प्राथमिकता दोनों होगी। तो आज हमने तेलंगाना की राजनीतिक विरासत की लड़ाई से लेकर संवैधानिक नैतिकता की बहस, राज्यों के वित्तीय हक और आम आदमी की जेब के हिसाब किताब तक कई प्रणालियों को समझने की कोशिश की। और ये हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल पे छोड़ जाता है। आज हमने देखा कि कैसे उपाधियां, कानून, आर्थिक फॉर्मूले और आंकड़े ये सभी वास्तविकता को पकड़ने या उसे एक आकार देने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जब इन औपचारिक प्रणालियों और लोगों के असल जीवन के अनुभव के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है, तो क्या ये सिर्फ असंतोष को जन्म देती है या फिर ये लोकतंत्र के लिए ही एक खतरा बन जाती है? नमस्कार,